and welcome to a new episode of Frankly Speaking. And tonight, joining us is Mr. Vijay Rupani. He is the Chief Minister of Gujarat, another state that's facing a huge COVID crisis, almost like the rest of the country, but among the group of 10 states that account for 80% of the COVID load in the country today. नमस्कार रूपानी जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सबसे पहले ये कि कल इस देश में 3.62 लाख कोविड पॉजिटिव केस हुए। ये एक अपने आप में नया कीर्तिमान है, एक नया पीक है, और कहने को सुनने को ये भी आ रहा है कि ये अभी पीक है नहीं, मई के मिड में या मई के एंड में पीक आएगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुजरात में इसका कितना असर होगा और कितनी जल्दी हम कोविड इन्फेक्शंस पर कंट्रोल पाएंगे, ब्रेक द चेन कर पाएंगे? पूरे देश की तरह गुजरात भी पिछले एक महीने में कोरोना के मामले में तेजी से हमारे यहाँ भी केस बढ़ रहा है। आज मैं गुजरात में एक्टिव केस के बारे में बताऊं तो लगभग 1.25 लाख के आसपास एक्टिव केस गुजरात में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब गुजरात में एक्टिव केस की संख्या इस स्तर पर पहुंची है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पीक स्टेज पर लगभग 1700-1800 के आसपास केस डेली आते थे और एक्टिव केसों की संख्या में 15 से 20 हजार की अधिक कभी नहीं हुई। और वही आज सेकंड वेव की बात करें तो केवल अप्रैल महीने में ही अब तक लगभग 2,15,000 के आसपास केस आ गए हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें से लगभग 1 लाख लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और आने वाले समय में स्वस्थ होने वालों की संख्या और भी हमारे यहाँ बढ़ रही है। इसके अलावा राज्य में जो रोजाना केस आ रहे हैं उसके संदर्भ में हाल ही में हमने ये देखा है कि पिछले 4-5 दिनों में 14,000 के आसपास ही केस आ रहे हैं। अब केस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि केस में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने की संभावना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी है, क्योंकि ये महामारी कब और किसी तरह से रिएक्ट करेगी इसके बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने हर स्तर पर अपनी तैयारियां की है और हम लगातार उससे बेहतर भी कर रहे हैं। रूपानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देश भर में जितने लोग बीमार हो रहे हैं उतने बेड्स नहीं हैं, उतनी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है, आईसीयू की अवेलेबिलिटी नहीं है, और एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी जो है वो दर दर भटक रहा है एक ऑक्सीजन वाला बेड ढूंढने के लिए। यही हाल है दिल्ली में देखा जाए, महाराष्ट्र में देखा जाए, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह से एक सी खबरें आ रही हैं। सवाल इस वक्त आम आदमी का यह है कि क्या जो 3-4 महीने कोविड कंट्रोल में रहा, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, हमने अपना गार्ड को लोअर कर दिया, हमने सोचा कि कोविड शायद चला गया है, हम एक दूसरे की पीठ थपथपाने लगे कि हमने कोविड को हरा दिया है, और क्या इसलिए हमने कोई पहले से एंटिसिपेशन नहीं की थी सेकेंड वेव के लिए? सेकेंड वेव का अंदाजा तो अभी सभी लोगों ने लगाया तो था, लेकिन इस सेकेंड वेव का क्या स्वरूप होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आप देखिए, पूरे देश में इस सेकेंड वेव के कारण जरूर समस्या आई है। हमने भी अपने स्तर पर राज्य में सभी जरूर तैयारियां की भी थी और हमारे बेहतर तैयारी के कारण आज हम लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था कर पा रहे हैं। फिर भी ये मैं मानता हूं कि जिस तरीके से तेजी से केस बढ़े हैं
उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को असुविधा हुई है। कई जगहों पर लोगों को भर्ती होने के लिए इंतजार भी करना पड़ता है, बेड की मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम सेट हो गई है। अब धीरे धीरे हालात बेहतर भी हो रहे हैं। सीमित संसाधनों के साथ हमने इस बड़ी चुनौती का सामना करने का प्रयास अभी तक किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमारा ये प्रयास जरूर सफल होगा। रूपानी जी, लोगों का कहना यह है कि 21 फरवरी को नेशनल ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग में बीजेपी ने तो एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट किया गया था कि उन्होंने जिस तरह से कोविड का सामना किया है और कोविड को हराया है, वो पूरे विश्व में एक देखने की चीज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा रहा है कि बीजेपी में कहीं अंदरूनी लेवल पर एक तरह से ये धारणा बन गई थी कि कोविड अब चला गया है और हमने उसके ऊपर विजय पा ली है और आगे हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब सेकंड वेव आया तो हम एकदम आनन फानन में इधर उधर दौड़ते भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त डेथ रेट जो है वो भी एक तरह से बढ़ती चली जा रही है पिछले हफ्ते 10 दिन में। क्या ये रीजन है कि हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हुआ इसलिए आज हम इतने अनप्रिपेयर्ड हैं? एक्चुअली फर्स्ट वेव और हमारे लिए भी कोरोना एक नया संक्रमण था। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, इतना बड़ा देश, इतनी ज़्यादा बस्ती, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग समस्या, संसाधनों भी पूरा अलग अलग राज्यों में है नहीं है, और अच्छी तरह से फर्स्ट फेज में, फर्स्ट वेव में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश ने उस पर विजय पाई। तो स्वाभाविक तौर पर यह बात भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में सब लोगों ने बात को एंडोर्स किया। दूसरी वेव जो आ रही है उसको भी हम अच्छी तरह से निपट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके अथाक प्रयत्नों से, पूरे संसाधनों को जुटाकर इसके सामने भी हम लड़ रहे हैं। देखिए, हमने राज्य में माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक हर स्तर पर बारीकी से ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 3T, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो 15 मार्च के आसपास गुजरात में लगभग 45,000 टेस्ट हो रहे थे। वही आज यह संख्या बढ़ाकर 2 लाख हमने कर दी है। हमने राज्य में ड्राइव थ्रू टेस्टिंग जैसी सुविधा भी लोगों के लिए उपयुक्त की है। दूसरा, अगर बेड की बात करें तो 15 मार्च के आसपास राज्य में कुल 42,000 बेड मौजूद थे। आज लगभग 95,000 डेडिकेटेड कोविड बेड उपलब्ध है। वही ऑक्सीजन बेड की बात करें तो 1 महीने पहले हमारे यहाँ 16,000 के आसपास ही ऑक्सीजन बेड थे, जो हमने हमारे काफ़ी व्यवस्था तंत्र ने उसको बढ़ाकर 52,000 हम आज ऑक्सीजन बेड हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टेलीमेडिसिन, संजीवनी रथ, धनवंतरी रथ, उसके माध्यम से हम होम आइसोलेशन वाले मरीजों को भी घर पर ही इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अहमदाबाद शहर में 1200 से अधिक संजीवनी रथ हर रोज जो होम आइसोलेशन वाले मरीज है उसके लिए काम कर रहा है, आज वरदान साबित हो रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जो कोरोना से बीमार नहीं है, उन्हें भी धन्वंतरी आरोग्य रथों के माध्यम से डोर स्टेप पर ओपीडी की सुविधा दी जा रही है। हमने राज्यों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी काफ़ी ध्यान दिया है। अभी गुजरात में लगभग 28,500 के आसपास माइक्रो कंटेनमेंट जोन अलग अलग शहरों में बनाए गए हैं और इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लगभग
16,000 मेडिकल टीम नियमित रूप से सर्वेलेंस का काम कर रही है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ में भी कोई कमी न हो, हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आयुष, डेंटल, होम्योपैथी डॉक्टरों की बड़े पैमाने पर भर्ती की है। साथ ही नर्सिंग, टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ की भी भर्ती चालू है। इस तरह गुजरात में सरकारी संस्थाओं, प्राइवेट सेक्टर, समाज सेवी संस्थाओं सब साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम हम व्यापक तौर पर कर रहे हैं। रूपानी जी, फरवरी के महीने में आपके स्टेट में 232 केसेस थे। 232 केसेस ऑन 8th of February डेली आपके यहां रिकॉर्ड हो रहे थे और आज 2 महीने में ये 14,000 हो गए हैं। सवाल यही है कि हर स्टेट की ये सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं हर स्टेट ने अपने बारे में खुद सोचना छोड़ दिया था। ऑपोजिशन के स्टेट्स ने पहले दौर में कहा था कि सेंटर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, सेंटर बता रहा है कि कब लॉकडाउन करना है, कब खोलना है, कब क्या करना है। तो उसके बाद ये जो सबको खुली आजादी दी गई थी कि स्टेट्स अपना स्ट्रैटेजी खुद तय करें। क्या स्टेट्स का फेलियर है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद नहीं तय कर सके, या सेंटर का फेलियर है कि वो आपको पहले वार्निंग दे नहीं सके? कोविड की सेकंड वेव निश्चित रूप से पहली वेव की तुलना में काफी अधिक तेज है। ये पूरे विश्व में सभी देशों में उनका संक्रमण का असर सबको पड़ी हुई है। डेवलप कंट्री भी जिस तरीके से ज्यादा प्रभावित वेव्स आए तब वहां भी क्या हालत थी, और भारत में भी अकेले गुजरात में नहीं है, पूरे सभी राज्यों में है। और सेंट्रल भी पिछले 1 साल से आईसीएमआर को लेकर पूरी तरह से सचेत होकर काम कर रही थी। लेकिन ये सेकंड वेव जितनी फास्ट हुई, ये हमारे सबके लिए एक नया अनुभव था। और आपने सच बताया कि फरवरी में 250 केस लोएस्ट था और आज 14,000 केस पर हम पहुंच गए हैं। तब हमारे एक्सपर्ट ने यह बताया था कि कोरोना की सेकंड वेव आएगी, लेकिन इसका क्या स्वरूप होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त मीडिया में भी किसी तज्ञों ने, जो एक्सपर्ट थे, कहीं भी ये चर्चा भी नहीं थी कि चलो ये आने वाला, जैसे आज बता रहे हैं कि मई के अंत में ये होने वाला है, पीक वही होगी। उस वक्त कोई नहीं बता रहे थे। यानी कि एक्सपर्ट लोग भी कैसे स्वरूप में ये रिएक्ट करेगा, ये किसी के पास जानकारी नहीं थी। कोरोना के पहले वेव में भी इस वायरस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उसके आधार पर हमने अपनी तैयारियां की थी। लेकिन सेकंड वेव हमारी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से फैला है और इस वजह से कुछ जगहों पर थोड़ा गैप देखने को मिला है। इस गैप को पूरा करने के लिए हमने अपनी स्ट्रेटेजी पर दोबारा काम किया है और हर स्तर पर व्यवस्था को खूब बढ़ाया है, बेहतर किया है। बेड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सभी की उपलब्धता पर हमने काफ़ी काम किया है और मैं मानता हूं कि कम समय में जल्दी से जल्दी ये सब एस्टैब्लिश करने के कारण आज उस पर कंट्रोल करने की स्थिति में हम सब आ गए हैं। रूपानी जी, आज भी देश में 3,000 से ऊपर डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं और गुजरात में 170 डेथ्स एक दिन में हुई हैं। और पिछले कुछ दिनों में यह भी देखने में आया कि कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है वेरियस स्टेट्स में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे मद्रास हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो या गुजरात हो।
हर जगह कोर्ट्स ये कह रही हैं कि ना आपके एक्टिव केसेस, पॉजिटिव केसेस के नंबर सही लग रहे हैं, ना डेथ्स के नंबर सही लग रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं फजिंग है। ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं कोर्ट की और इस तरह की रिपोर्ट्स कई बार आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं विजय रूपानी जी, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स इस वक्त असलियत दिखा रही हैं, हकीकत दिखा रही हैं इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस एंड द डेथ्स इन द स्टेट? बिकॉज लोग कह रहे हैं क्रेमेटोरियम में लाशें जल ज्यादा रही हैं लेकिन नंबर कम रिपोर्ट हो रहा है, और ये हर स्टेट से ऐसी खबरें आ रही हैं, गुजरात से भी। क्या जवाब देंगे इसका? कोई भी सरकार हो, मेरा मानना है कि वह अपने डेटा को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लोगों के सामने रखती है। सही डेटा ही राज्य की सही तस्वीर को दिखाता है और उसी डेटा के आधार पर हम अपनी आगे की स्ट्रेटेजी तैयारी भी करते हैं। जहां तक गुजरात की बात है तो महामारी के इस माहौल में हम अपनी जिम्मेवारी को पूरी पारदर्शिता के साथ निभा रहे हैं। कोर्ट में भी हमने एफिडेविट करते हुए भी बताया है। और एक बात बताइए, आप भी, आपकी हमारी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, गलत आंकड़ा क्यों दिखाए? आंकड़े कम हो या ज्यादा, दिखाने से किसी को क्या लाभ होने वाला है? उल्टा यदि सरकार गलत आंकड़ा दिखाती है तो उसको ही नुकसान करेगा। आप ये देखिए कि गुजरात में केस बढ़ते हैं तो हमने उसका स्वीकार भी किया है और आंकड़ों को हर रोज हम जनता के सामने भी रखते हैं। सेंट्रल के पोर्टल में भी हम लोग आंकड़े को भेजते भी हैं। और गुजरात में मरीजों की कुछ समस्या हुई तो उसे भी हमने स्वीकार किया है और व्यवस्था को और बेहतर बनाया है। मृत्यु का जो अंक है उसके बारे में भी गलतफहमियां इसलिए होती है कि कोमोर्बिडिटी और कोरोना, एक्चुअली जिसको कोमोर्बिडिटी होती है उसका जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो कम हो जाती है और इसके कारण उसकी मृत्यु होती है। तो फर्स्ट रीजन कोमोर्बिडिटी है, सेकंड रीजन है कोरोना। और कई मरीज ऐसे हो तो एक सिर्फ कोरोना के कारण मृत्यु होते हैं। और हमने प्रत्येक डेथ के लिए एक डेथ ऑडिट डॉक्टरों की कमेटी भी बनाई हुई है। वो हर रोज हर एक डेथ का एनालिसिस करती है और उसके आधार पर प्राइमरी डेथ का कारण और सेकेंडरी डेथ का कारण और उसमें जो कोमोर्बिडिटी के कारण किसी की मृत्यु होती है वो अंक इसमें नहीं आता है। नहीं, अगर प्राइमरी डेथ का कारण या हार्ट अटैक है या किडनी फेलियर है क्योंकि किसी को डायबिटीज है, लेकिन उसको कोरोना की वजह से वो कोमोर्बिडिटी जो है उसकी फ्लेयर अप हुई है, तो उसको आप कोरोना डेथ नहीं मानेंगे क्या? क्या यही कारण है कि रिपोर्ट्स इस तरह से आई है कि सूरत में कहीं पर एक ही मेकशिफ्ट पायर पर एक ही मेकशिफ्ट संस्कार किए गए सूरत में 14 अप्रैल को, जिसमें 5 बॉडीज जलाई गई, जब आपका डेथ टोल 78 दिखाया जा रहा था, असल में 689 लोगों की बॉडीज जलाई गई अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, जामनगर और भावनगर में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या सेकेंडरी सिचुएशन अगर कोरोना होगी तो वो कोरोना डेथ नहीं होगा? देखिए, इसलिए हम बताते हैं कि कोरोना प्राइमरी, प्रथम जो कोरोना के कारण मृत्यु है और दूसरा कोमोर्बिडिटी के कारण। अगर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु तो वो कोरोना कैसे दिखाए हम? और आपको मैं बताऊं कि अगर कोरोना भी नहीं है, नो डाउट अभी डेथ की संख्या बढ़ी है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में भी सूरत 50 लाख की बस्ती है, अहमदाबाद 70 लाख की बस्ती है, तो वहां नॉर्मल डेथ तो होते ही है। तो वैसे भी वो डेड बॉडी स्मशान में आते हैं और कोरोना के कारण भी जो डेथ की संख्या बढ़ी है वो भी आते हैं। तो नेचुरल कोर्स में ये बाहर से दिखाई पड़ता है, लेकिन हम कोई आंकड़े छुपा नहीं रहे हैं। कोरोना के कारण जो मृत्यु होता है, मैं नहीं, हर एक स्टेट, ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन तो नहीं है,
प्रत्येक स्टेट के में जो प्रथम जो कोरोना के कारण डेथ है वही आंकड़े दिए जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक के डेथ है तो उसको कोरोना में नहीं गिनते हैं। लेकिन अगर कोरोना साथ में हो तो भी कोरोना में नहीं गिनते हैं, उसको हार्ट अटैक ही कहेंगे। मैंने बताया आपको कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण कोरोना हो सकता है, लेकिन मृत्यु के कारण कैंसर का लास्ट स्टेज है। रूपानी जी, अगर कोमॉर्बिडिटी है और लोगों की इम्यूनिटी कम है लेकिन उनको कोरोना हो जाता है तो उसे कोरोना डेथ नहीं कहेंगे, तो यही तो ड्रेसिंग अप ऑफ फिगर्स हुआ। क्योंकि कोरोना डेथ जब होती है, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो उसका फ्यूनरल कैसे होगा, उसकी बॉडी हैंडल कैसे होगी, इन सब चीजों में प्रोटोकॉल फर्क हो जाएगा। सवाल ये नहीं है किसी को सेलिब्रेट करने का मन नहीं है कि भाई ज्यादा डेथ दिखाएंगे तो अच्छी बात है, ये कोई नहीं चाह रहा। लेकिन कोरोना डेथ में बॉडी की जो डिस्पोजल की प्रक्रिया है वो अलग होती है। तो क्या हम जब रोग है तो अभी हम पूरी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही सबका फ्यूनरल करते हैं। रूपानी जी, मैं वैक्सीनेशन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 बजे 28 मई से इसका वैक्सीनेशन का बुकिंग खुल गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या राज्य सरकारें तैयार हैं? सप्लाई चेन का प्रोटोकॉल क्या रहेगा? कहां से वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट रहेगा? कहां से कोल्ड स्टोरेज होगा? सप्लाई चेन कैसी रहेगी? क्या इन सब चीजों की तैयारी हो चुकी है? और क्या आप 1 मई से जनता को गुजरात में वैक्सीनेशन की सुविधा 18 साल से ऊपर के लोगों को दे सकेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर हर स्तर पर हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। गुजरात में सरकारी और प्राइवेट केंद्रों को मिलाकर अभी 6000 वैक्सीनेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं और जरूरत के हिसाब से इस बीच 20,000 तक बढ़ाया भी जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन में गुजरात देश में एक अग्रणी राज्य है। हमने अब तक वैक्सीन की 1 करोड़ 20 लाख डोज ऑलरेडी दे दी है। अभी 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है उसमें हम मानकर चले कि यदि 20% के आसपास भी वैक्सीनेशन प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किया जाता है तो लगभग 4 करोड़ डोज की व्यवस्था हमें सरकारी चैनलों के माध्यम से करनी होगी। अभी हमने 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। गुजरात सरकार उसका खर्च करेगी। हम मुफ्त में लोगों को वैक्सीन 18 साल के ऊपर के वाले लोगों को लगाएंगे। 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर हमने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है और 50 लाख का ऑर्डर भारत बायोटेक को दिया है। हमने एक और निर्णय भी किया है कि गुजरात के सरकारी केंद्रों में 18+ लोगों को वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी, जिसको भी कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने राज्य के लोगों से और देश को लोगों से भी ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए और कोरोना के खिलाफ इस अमोघ शस्त्र का इस्तेमाल करें। अभी आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। जैसे ही हमको वैक्सीन प्राप्त होगा, अभी तक किसी राज्य को वैक्सीन प्राप्त नहीं हुआ है, जब प्राप्त होगा तुरंत दूसरे दिन हम ये वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारी पूरी चेन तैयार है, स्टाफ भी तैयार है और हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। ऑफिशियल हैं आपके अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया इस बात पर कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज हो रही है, कहीं रिकॉर्डिंग ऑफ फिगर्स ठीक नहीं है। कोई क्या करता है इससे संबंध नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से, पूरी सही दिशा में, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं।
रूपानी जी, ऑपोजिशन पार्टीज ने सेंटर पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने जो वैक्सीन की लिबरलाइजेशन की है उसमें सारा का सारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो स्टेट्स पर डाल दिया है। ऐसे सवाल पूछकर आप भी क्या चाहती हैं? मैं तो ये मानता हूं कि इस समय हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। रूपानी जी, आपको सीरम इंस्टीट्यूट ने कब से वैक्सीन देने का प्रॉमिस किया है? क्योंकि बाकी स्टेट्स का कहना है कि वो तो उनसे ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी कम से कम 1 महीना उनके पास बुकिंग लेने की भी जगह नहीं है और सप्लाई कहीं 1-2 महीने बाद ही होगी। गुजरात स्टेट की सप्लाई ऑफ वैक्सीन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर कब होंगी? सीरम इंस्टीट्यूट से आप डायरेक्ट लेंगे क्योंकि 50% तो सेंटर मुहैया कराएगी, तो 50% स्टेट को लेना है। वो कौन सी तारीख को आपको शिपमेंट मिलेगा वैक्सीनेशन का? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, सब राज्य को डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा, ऐसी केंद्र ने योजना बनाई है। इसलिए तुरंत ही हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। हमारा ऑर्डर वहाँ पड़ा हुआ है और वो लोग बता रहे थे कि भी हम सभी राज्यों को कैसे देंगे, क्या करेंगे, ये पूरी योजना बनाकर आपको वैक्सीन सप्लाई करेंगे। और केंद्र सरकार को भी हमने बताया है कि हमारा इतना ऑर्डर प्लेस है और हमें जल्दी वैक्सीन मिलेगी तो हम जल्दी टीका लगवाएंगे। तो जब देंगे तब हम टीका लगवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन 1 मई को आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी होगी वैक्सीनेशन की? जो लोग क्यू में लगेंगे वो आप कब से कैसे देना शुरू करेंगे? क्योंकि लोग आज अप्लाई करेंगे, उनको कोई डेट मिलेगी, आप की स्थिति में हैं या नहीं? यही कह रहा हूं कि सप्लाई जब मिलेगी तब हम देंगे। अभी तक सप्लाई हमें नहीं मिली है। जब सीरम और भारत बायोटेक सप्लाई देंगे, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, वो ऑर्डर हमने दे दिया है उनको। जब सप्लाई देंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन चालू किया है, रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे, आएगा तुरंत हम उनको देंगे। कई स्टेट्स का यह भी कहना है कि जो सेकंड डोज जिनको अभी लगाना है, शायद उस सेकंड डोज को प्रायोरिटी दी जाएगी। जो नए लोग आएंगे 18 से 45 की एज ग्रुप में, उनकी जो डिमांड है उसको सेकेंडरी रखा जाएगा। गुजरात की क्या पॉलिसी रहेगी? देखिए, सेकंड डोज जो है वो तो भारत सरकार 50% प्रोडक्शन भारत सरकार को मिलेगा। भारत सरकार वो हमको देंगे, वो हम सेकंड डोज सबको देंगे। वो भारत सरकार की नियमित सप्लाई चल रही है। 18 से 45 का पूरा जो है वो डायरेक्ट कंपनी राज्य सरकार को देंगी और राज्य सरकार वो टीका लगाएगी। दोनों अलग अलग है। तो सेकंड डोज की तो भारत सरकार चिंता कर रही है और 18 से ऊपर वाले की हमने ऑर्डर प्लेस किया है, मिलेगा, वो भी काम चलाएंगे। रूपानी जी, आपकी और गुजरात की बहुत आलोचना की गई है कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जिसकी सारे देश में शॉर्टेज चल रही है, कई राज्यों में ये मिल नहीं रहा है, वहां कुछ आपके पास ऐसी फैक्ट्रीज हैं गुजरात में जैसे जाइडस कैडिला है जो रेमडेसिविर प्रोड्यूस करती हैं और आपने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा रेमडेसिविर गुजरात को मिलना चाहिए और बाकी बाहर जो है वो नियमित रूप से जाना चाहिए। ऐसी महामारी में क्या एक राज्य को इस तरह का ऑर्डर निकालना क्या उचित है? क्या पूरे देश के लोग क्या इंडियन नहीं है, गुजराती ज्यादा इंडियन है? ये सवाल और ये आलोचना कई लोगों ने की है, उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा है कि दूसरे राज्य को रेमडेसिविर नहीं मिलना चाहिए और हमारे यहाँ से कई राज्यों के हवाई जहाज यहाँ उतरे, रेमडेसिविर लेकर चले गए, हमने कभी आलोचना नहीं की है। हमने तो हमारे राज्यों की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में ही हमने चिंता की है
और मुझे खुशी है कि गुजरात से अनेक राज्यों से रेमडेसिविर यहाँ से जा रहा है और गुजरात में हमारी जो ज़रूरत है इससे कम रेमडेसिविर आज हमें मिल रहा है और हम गुजरात के लोगों को वही प्रो रेटा के आधार पर रेमडेसिविर दे रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा है कि यहाँ से रेमडेसिविर बाहर नहीं जाना चाहिए और गुजरात को जो केंद्र ने कोटा दिया है उसके आधार पर ही हम रेमडेसिविर बांटते हैं यहाँ। रूपानी जी, जो एक ऑफिशियल हैं आपके अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया इस बात पर कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज हो रही है, कहीं रिकॉर्डिंग ऑफ फिगर्स ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप जो एफिडेविट सबमिट किया है आपने कोर्ट में उसमें तथ्य सही नहीं है। इन सब से क्या लोगों का मनोबल, लोगों के सवाल नहीं खड़े होंगे राज्य की सरकार के खिलाफ? देखिए, कोई क्या करता है इससे संबंध नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से पूरी सही दिशा में अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं। एफिडेविट का ही मतलब है कि हम सत्य बोल रहे हैं, तो इस एफिडेविट के खिलाफ ये बात बताना गलत है, वो भी ठीक नहीं है। और दूसरा, जो हमारे पास साधन उपलब्ध है, जितने रेमडेसिविर हमें मिल रहा है वही हम नीचे बांट रहे हैं, जितना ऑक्सीजन हमें प्राप्त है वो हम नीचे दे रहे हैं और हर रोज पूरी तैयारी के साथ हम काम कर रहे हैं। और गुजरात में मैंने बताया ना कि आज हमारी 55,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड चल रही है। हर रोज इतने पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये सरकार ने व्यवस्था की है, इसलिए पॉसिबल हुआ है, बाकी कैसे होता। और दूसरे राज्यों के तुलना में एक महाराष्ट्र को बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बेड गुजरात में है और आज सभी ऑक्सीजन बेड चल रहा है। और दूसरा कि मैंने बताया कि डिस्चार्ज का जो 50% डिस्चार्ज हमारे हो गए हैं पिछले अप्रैल महीने में, जितने पेशेंट आए थे, बेस्ट से बेस्ट सुविधा करने की कोशिश है। और ये बड़ी महामारी है, पूरे विश्व में है, पूरे देश में है, हम सबको मिलकर साथ में ही काम करना चाहिए। ऐसी वैसी राजनीति या कुछ उसका दोष है, इसका दोष है, ये समय अभी नहीं है। अभी समय सिर्फ लोगों को कैसे हम उपयोगी बने उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। रूपानी जी, ऑपोजिशन पार्टीज ने सेंटर पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने जो वैक्सीन की लिबरलाइजेशन की है उसमें सारा का सारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो स्टेट्स पर डाल दिया है। ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, सबने ये कहा है कि ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग प्राइवेट कंपनियों ने किया है, ये प्राइसिंग का जो तरीका ये अच्छा नहीं है कि 150 रुपए में सेंटर को मिलेगा वैक्सीन, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को खरीदना है तो 400 रुपए में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन के जो चार्ज हैं उससे आप सहमत हैं? सेंटर को आपको एक ही दाम में देना चाहिए जो स्टेट्स को और सेंटर को वैक्सीनेशन मिलता है? देखिए, आप भी राजनीति कर रही है, ऐसे सवाल पूछकर आप भी क्या चाहती है? मैं तो ये मानता हूं कि इस समय हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। अभी तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि किसी भी हालत पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो। यही बात हमारे लिए अच्छी रहेगी। सवाल बहुत हैं और जवाब कुछ सीमित। वैक्सीनेशन बहुत की दरकार है, लेकिन वैक्सीनेशन की सप्लाई कुछ सीमित। बेड्स, आईसीयूज, ऑक्सीजन की बहुत दरकार है, लेकिन हर राज्य में कुछ सीमित। विजय रूपानी जी के पास भी समय सीमित था। थैंक यू वेरी मच विजय रूपानी जी। हमारे पास सवाल कई और हैं लेकिन समय सीमित। मैं आपका धन्यवाद करूंगी इस वक्त, लेकिन उम्मीद करती हूं कि दोबारा हम एक बार फिर आपसे मिल सकेंगे, आपसे जुड़ सकेंगे और जनता के जवाब मांग सकेंगे। Thank you very much for joining me on Frankly Speaking.